गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना इंटरनेशनल टैक्सेशन का ब्लैक मनी एक्ट। तो ब्लैक मनी एक्ट में हमें 7 चीज़ें पढ़नी है। क्या क्या? सबसे पहले तो है डिटर्मिनेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ एन अनडिस्क्लोज्ड एसेट। सेकेंड है एप्रिसिएशन ऑफ द स्कोप ऑफ टोटल अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट। थर्ड, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट। फोर्थ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पावर्स ऑफ टोटल ऑफ टैक्स अथॉरिटीज। फिफ्थ है हमें क्या समझना है, प्रोविजन समझना है असेसमेंट, अपील एंड रिवीजन के रिगार्डिंग। सिक्स्थ, पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन के रिगार्डिंग हमें प्रोविजन समझना है। एंड सेवंथ, हमें अप्लाई, इंटीग्रेट, एनालाइज एंड अप्लाई करना है ब्लैक मनी एक्ट को। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ब्लैक मनी एक्ट आया कब? तो ब्लैक मनी एक्ट आया अपना 26/5/2015 से। ये पास हुआ और इफेक्टिव हो गया असेसमेंट ईयर 2016-17 से। एंड इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। बेसिस ऑफ चार्ज सेक्शन 3 क्या कहता है कि क्या रेट ऑफ टैक्स होगा? तो रेट ऑफ टैक्स होगा 30%। 30% किस पे 30% लगेगा? तो अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड फॉरेन एसेट पे 30% लगेगा। तो इनकम टैक्स एक्ट और ब्लैक मनी एक्ट में डिफरेंस क्या है? ब्लैक मनी एक्ट लगता है फॉरेन इनकम एंड एसेट पे, जबकि इनकम टैक्स अपना लगता है सिर्फ इनकम पे। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अनडिस्क्लोज्ड एसेट located outside India shall be charged to tax on its value in the previous year in which the asset comes to the notice of the assessing officer। जिस साल में assessing officer के नोटिस में अगर आएगा, जिस साल में नोटिस में आएगा उस साल में टैक्स लगेगा ब्लैक मनी एक्ट पे। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं? तो सेक्शन 2 सेक्शन 12 में है अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट। तो अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट होता क्या है? The total amount of undisclosed income of an SSE from a source located outside India and the value of undisclosed asset located outside India। तो देखो क्या होता है, the total amount of undisclosed income of an SSE और दूसरा undisclosed asset। तो किस पे टैक्स लगेगा? एक तो undisclosed income पे, दूसरा undisclosed asset पे। ठीक है, अब undisclosed asset क्या होता है? undisclosed asset होता है कोई भी asset including financial interest held by the SSE in his name, या तो खुद के नाम पे हो या फिर वो उसका बेनिफिशियल इंटरेस्ट उसके नाम पे हो। ठीक है, मतलब या तो वो बेनिफिशियल ओनर हो या फिर वो खुद का ओनर हो, या एंड साथ में उसके या तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है या फिर एक्सप्लेनेशन दे तो पा रहा है बट एक्सप्लेनेशन इज अनसेटिस्फैक्ट्री, तो उस केस में अनडिस्क्लोज्ड एसेट बोला जाएगा। ठीक है, अब एसएससी कौन होता है? तो एसएससी वो होता है ब्लैक मनी एक्ट के संदर्भ में। ऐसे होता कौन है? जो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से जो सेक्शन 6 है उस हिसाब से जो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो हो जाएगा अपना एसएससी। ठीक है, इसके अलावा पिछले साल तक तो सिर्फ था रेसिडेंट इन इंडिया, लेकिन इस साल से रेसिडेंट इंडिया के अलावा एक और चीज ऐड हो गया। क्या? जो इंडिया में नॉन रेसिडेंट है इस साल में, या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है इस साल में, बट जिस साल में इनकम एक्रू हुआ था उस साल में इंडिया का वो रेसिडेंट था, या फिर जिस साल में एसेट एक्वायर किया गया था उस साल में वो रेसिडेंट था। मतलब देखो दो केस है। एसएससी मतलब क्या? या तो वो रेसिडेंट है प्रीवियस ईयर में, या फिर वो नॉन रेसिडेंट है प्रीवियस ईयर में, या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है प्रीवियस ईयर में, बट जिस साल में इनकम एक्रू हुआ था उस साल में वो रेसिडेंट था, या फिर जिस साल में एसेट एक्वायर किया गया था उस साल में वो रेसिडेंट था, तो वो हो जाएगा एसएससी। ठीक है, इसके बाद प्रीवियस ईयर क्या होता है? तो बड़ा सिंपल सा है। प्रीवियस ईयर क्या होता है? तो अगर बिजनेस न्यूली सेटअप है तो जिस दिन पे बिजनेस सेटअप होगा उस दिन से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा प्रीवियस ईयर, एंड कब होगा? 31 मार्च या फिर क्लोजर ऑफ बिजनेस विच एवर इज अर्लियर। ओके, अगर न्यू सोर्स ऑफ इनकम आता है तो न्यू सोर्स ऑफ इनकम जिस दिन आया उस दिन से बिजनेस स्टार्ट होगा, प्रीवियस ईयर स्टार्ट होगा। एंड कब होगा? जब 31 मार्च आ जाएगा, या फिर क्लोजर ऑफ बिजनेस विच एवर इज अर्लियर। ओके, अगर बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाता है तो फर्स्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर से लेकर के जब तक बिजनेस डिसकंटिन्यू नहीं होगा तब तक का वो प्रीवियस ईयर होगा। ओके, एंड इन एनी अदर केस 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का होगा अपना प्रीवियस ईयर। इसके बाद जो अपना एसेट है अनडिस्क्लोज एसेट वो किस साल में चार्ज होगा टू ब्लैक मनी एक्ट, ब्लैक मनी टैक्स एक्ट, मतलब टैक्स एज पर ब्लैक मनी एक्ट किस साल में? तो जिस साल में एसेट मतलब वैल्यू किस साल का लेंगे? तो उस साल का वैल्यू लेंगे जिस साल में एसेट
केम टू द नोटिस ऑफ द असेसिंग ऑफिसर। तो ऐसे जिस साल में नोटिस में आएगा असेसिंग ऑफिसर के, उस साल में उस पर टैक्स लगा देंगे। कूल। इसके बाद आता है वैल्यू ऑफ एन अनडिस्क्लोज्ड एसेट। वैल्यू होगा क्या? तो कहता है कि वैल्यू क्या होगा, जो फेयर मार्केट वैल्यू होगा ना वही होगा फेयर मार्केट वैल्यू। बट फेयर मार्केट वैल्यू निकालें कैसे? तो फेयर मार्केट वैल्यू निकालते ऐसे हैं। देखो, अगर ब्यूलियन है या ज्वेलरी है या प्रेशियस स्टोन है, तो ब्यूलियन, ज्वेलरी या प्रेशियस स्टोन के केस में हायर ऑफ कॉस्ट या ओपन मार्केट वैल्यू ऑन द वैल्यूएशन डेट। ठीक है, क्या बोला? ब्यूलियन, ज्वेलरी और प्रेशियस स्टोन के केस में हायर ऑफ कॉस्ट या ओपन मार्केट वैल्यू ऑन द वैल्यूएशन डेट। कूल। नेक्स्ट, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स और एनी वर्क ऑफ आर्ट, मतलब आर्टिस्टिक वर्क के केस में क्या होगा? तो इसमें भी सिंपल है, हायर ऑफ कॉस्ट या ओपन मार्केट वैल्यू विच एवर इज, मतलब ओपन मार्केट वैल्यू या फिर कॉस्ट विच एवर इज हायर। ठीक है। अब थर्ड केस आता है अपना C1, कोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज के केस में कैसे निकालें वैल्यू। तो इसमें भी वैसे ही है, हायर ऑफ कॉस्ट या फिर ओपन मार्केट वैल्यू। बट ओपन मार्केट वैल्यू निकालते कैसे हैं कोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज के केस में? तो देखो, एज पर इंड एस 101, जो इंड एस 101 है अपना फेयर वैल्यूएशन का, वो जो प्रिंसिपल गाइड का, वो वही प्रिंसिपल पे हम निकालते हैं ब्लैक मनी एक्ट के रिस्पेक्ट में भी। तो वो क्या कहता है कि अगर कोटेड शेयर एंड सिक्योरिटीज है तो उसका ओपन मार्केट वैल्यू क्या होगा? जो एवरेज है ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट प्राइस, जो भी आपका रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में जो भी प्राइस चल रहा है, उसका जो वैल्यूएशन डेट है, वैल्यूएशन डेट पे हाईएस्ट प्राइस ले लो, लोएस्ट प्राइस ले लो, उसका एवरेज निकाल दो, दैट शैल बी द वैल्यू। अच्छा, लेकिन मान लो अगर वैल्यूएशन डेट पे ट्रेडिंग ही ना हो रहा हो, तो अगर वैल्यूएशन डेट पे ट्रेडिंग ही नहीं हो रहा हो, तो जो लास्ट डे, वैल्यूएशन डेट से पहले वाला डे, जो प्रीसीडिंग डे है बिफोर द वैल्यूएशन डेट, जिस दिन ट्रेडिंग हुआ होगा, उस दिन पे एवरेज डेट एंड क्लोजिंग डेट, मतलब एवरेज ऑफ ओपनिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट, दोनों का एवरेज निकाल देंगे, दैट शैल बी द वैल्यूएशन, दैट शैल बी द वैल्यू। ठीक है, फॉर कोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। इसके बाद आता है अनकोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज फॉर इक्विटी शेयर कैपिटल। मान लो अनकोटेड इक्विटी शेयर है, ठीक है, अनकोटेड इक्विटी शेयर है, तो उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? हायर ऑफ कॉस्ट और ओपन मार्केट वैल्यू, हायर ऑफ कॉस्ट और ओपन मार्केट वैल्यू। अब देखो ओपन मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो A प्लस बी माइनस एल डिवाइडेड बाई PE इंटू PV। अब A क्या है, B क्या है, L क्या है, PE क्या है, PV क्या है? तो A होता है एसेट्स का बुक वैल्यू। तो जो भी एसेट अभी तक हमने पढ़ा, तो इनको छोड़ करके जितने भी एसेट्स होते हैं सबको हम बुक वैल्यू पे लेंगे। तो कौन कौन से एसेट हमने पढ़ा? हमने पढ़ा ब्यूलियन, ज्वेलरी, प्रेशियस स्टोन, फिर आर्टिस्टिक वर्क और कोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। तो इनको छोड़ करके जो भी एसेट होगा उसको हम लोग लेंगे बुक वैल्यू पे। ये है A, ये यहाँ लिखा है बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स। ठीक है, अदर देन ब्यूलियन, ज्वेलरी, प्रेशियस स्टोन, आर्टिस्टिक वर्क, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज एंड मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इनके अलावा इमूवेबल प्रॉपर्टी भी साथ में है। तो इनको छोड़ करके प्लस इमूवेबल प्रॉपर्टी को छोड़ करके जितने भी एसेट्स होंगे उनको हम लेंगे बुक वैल्यू पे। प्लस B क्या है? B है ब्यूलियन, ज्वेलरी और प्रेशियस स्टोन, ये आर्टिस्टिक वर्क, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज और इमूवेबल प्रॉपर्टी, इनको हम लेते हैं अपना फेयर मार्केट वैल्यू पे। ठीक है, और लायबिलिटी को हम लोग हमेशा लेते हैं बुक वैल्यू पे। लेकिन एसेट्स में कुछ चीज़ें ऐड नहीं होती हैं, वैसे ही लायबिलिटीज में भी कुछ चीज़ें ऐड नहीं होती हैं। तो देखो एसेट्स में क्या क्या ऐड नहीं होगा? तो एसेट्स में जो इनकम टैक्स हम पे करेंगे, फॉर एग्जांपल जो हमारा एडवांस टैक्स है, उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू। ठीक है। सेकंड, जो हमारा डिफर्ड एक्सपेंडिचर होगा, फॉर एग्जांपल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, उसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है। इसके अलावा बुक वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज में हम लोग क्या क्या इंक्लूड नहीं करेंगे? तो देखो हमारा बैलेंस शीट में दो साइड होता है, एसेट लायबिलिटी, लेकिन लायबिलिटी में कुछ एक लायबिलिटी का भी दो पार्ट है, एक तो इक्विटी, दूसरा लायबिलिटी, मतलब इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो जो इंटरनल लायबिलिटी है जिसको इक्विटी बोलते हैं उसे इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इक्विटी में क्या आता है? पेड अप शेयर कैपिटल, तो पेड अप शेयर कैपिटल को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है। इसके अलावा पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स ऑन प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स, जो पेमेंट है होता है ऑफ डिविडेंड्स ऑन प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमने अमाउंट सेट अपार्ट किया है फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, तो उसे तो इंक्लूड हम नहीं करेंगे। ठीक है। इसके अलावा रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे, बट वो रिजर्व सरप्लस इंक्लूड हो जाएगा जो हमने एक्यूमुलेट किया है डिप्रिसिएशन के लिए, मतलब जो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन होगा वो इंक्लूड हो जाएगा लायबिलिटी में।
बट डिप्रिसिएशन छोड़ करके जो हमने रिजर्व बनाया होगा वो इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। फिर एनी अमाउंट रिप्रेजेंटिंग प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन से रिलेटेड जो भी अमाउंट होगा वो इंक्लूड नहीं होगा, एक्सेप्ट जो इनकम टैक्स हमने पे किया होगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल हमने प्रोविजन बनाया 1,60,000 रुपए का, ठीक है, उसमें से 60,000 हमने पे कर दिया, तो नेट लायबिलिटी कितना बचा 1 लाख, तो 1 लाख इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। मतलब 1,60,000 इंक्लूड नहीं होगा, बट 60,000 इंक्लूड हो जाएगा जो हमने पे किया, तो बचा कितना 1 लाख, तो 1 लाख इंक्लूड नहीं होगा, ये कहना चाह रहे हैं। एनी अमाउंट रिप्रेजेंटिंग प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अदर देन द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेड, ठीक है। फिर एनी अमाउंट रिप्रेजेंटिंग प्रोविजंस मेड फॉर मीटिंग लायबिलिटीज अदर देन द असर्टेन्ड लायबिलिटीज, तो जो भी अमाउंट रिप्रेजेंटिंग है प्रोविजंस मेड फॉर मीटिंग लायबिलिटीज अदर देन असर्टेन लायबिलिटी, मतलब अनअसर्टेन लायबिलिटी के लिए अगर हमने कोई प्रोविजन बनाया है तो वो इंक्लूड नहीं होगा। अगर असर्टेन लायबिलिटीज है तो उसके रिगार्डिंग हमने अगर प्रोविजन बनाया तो वो इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके अलावा कंटिंजेंट लायबिलिटीज, जो कोई भी लायबिलिटी जो कि कंटिंजेंट है, विच मे और मे नॉट हैपन डिपेंडिंग अपॉन द फ्यूचर सर्कमस्टेंसेस, तो वो इंक्लूड नहीं होगा, बट इंक्लूड हो जाएगा क्या पता है, जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है उसके रिगार्डिंग जो डिविडेंड है वो इंक्लूड हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर को चाहे डिविडेंड दें या ना दें वो तो एक्यूमुलेट होते रहता है ना, तो उसको तो कभी ना कभी तो डिविडेंड देना ही है, तो उस लायबिलिटी को हम कभी भी, मतलब हमें तो पे करना ही करना है, तो हम उसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो निकालेंगे कैसे टोटल वैल्यू, तो अनकोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज फॉर इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब अनकोटेड इक्विटी शेयर के केस में कैसे निकालेंगे, हायर ऑफ कॉस्ट या ओपन मार्केट वैल्यू, बट ओपन मार्केट वैल्यू कैसे आएगा, ए प्लस बी माइनस एल डिवाइडेड बाय पीई इंटू पीवी। अब ये पीई इंटू पीवी क्या है, पीई क्या है और पीवी क्या है, तो देखो पीई क्या होता है, पी है पेड अप शेयर कैपिटल, मतलब पूरा शेयर कैपिटल जो बैलेंस शीट में जो शेयर कैपिटल दिख रहा है ये है आपका पीवी पीई, और पीवी क्या है पर शेयर कैपिटल, मतलब पर इक्विटी शेयर जो भी आपका वैल्यू होगा, जो जितना पेड अप है वो होता है पीवी। मतलब फॉर एग्जांपल एक इक्विटी शेयर अगर आपका 10 रुपए का है तो पीवी आपका हो जाएगा 10 रुपए, और आपके बैलेंस शीट में अगर 10 लाख का दिख रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल तो पीई हो जाएगा 10 लाख। और ए कैसे निकालेंगे, ये एसेट्स है, इन एसेट्स को छोड़ करके प्लस इमोबल प्रॉपर्टी को छोड़ के ये आपका एसेट्स है जिससे आपको लेना है बुक वैल्यू पे। बी कैसे निकालते हैं, बी आपको लेना है फेयर मार्केट वैल्यू पे, ये आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, आर्टिस्टिक वर्क, ब्यूलियन, ये इनकी रिगार्डिंग, इमोबल प्रॉपर्टी, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज के रिगार्डिंग आपको लेना है इसे फेयर वैल्यू पे, और लायबिलिटीज को आपको हमेशा लेना है बुक वैल्यू पे, ठीक है। ये आपका आ गया अनकोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज का वैल्यू। अब इसके बाद जो अनकोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज है अदर देन इक्विटी शेयर, तो उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसका तो बड़ा सिंपल है, हायर ऑफ कॉस्ट या फिर ओपन मार्केट वैल्यू, ये आपका हो जाएगा वैल्यू फॉर फेयर मार्केट वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ ब्लैक मनी एक्ट।